प्रिय छात्रों, यदि आप हमारे यह वीडियो देख लेते हैं तो बायोलॉजी में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और आप निश्चित ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। आप हमारे इन वीडियो को देखने के बाद आप पुराने पेपर लगाएं, आपसे पुराने पेपर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि आप हमारे यह सभी वीडियो देखें। देखिए प्रिय छात्रों, लिम्फोसाइट कहाँ मिलते हैं? लिम्फोसाइट अपने शरीर में होते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। इन्हें हम श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं। यह WBC माने वाइट ब्लड सेल के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तो लिम्फोसाइट क्या करती हैं? शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, तो रोगों से प्रतिरक्षा करने का काम करती हैं लिम्फोसाइट सेल्स। लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है। लसिका माने लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। जिस प्रकार से अपना रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, उसी प्रकार लसिका भी एक तरल संयोजी ऊतक है, जो अंतराकोशीय स्थानों अवकाशों में भरा रहता है। इसे अंतराकोशीय द्रव भी कहते हैं। तो जो लसिका है, इसको अंतराकोशीय द्रव भी कहते हैं। इस अंतराकोशीय द्रव में माने इस लसिका में क्या क्या भरा रहता है? प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन तथा रक्त कणिकाएं, जिन्हें लसिकाणु कहते हैं, आपको इसमें मिल जाती हैं लसिका में। तो लसिका में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, कुछ प्रोटीन मिल जाता है और रक्त की कणिकाएं भी आपको लसिका में देखने को मिलती हैं। यह रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है? ये रंगहीन द्रव होता है जिसमें बहुत कम प्रोटीन होते हैं। देखिए क्या लिखा है? बहुत कम, माने प्रोटीन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। लसिका पचित तथा अवशोषित वसा को क्षुधांत्र से रक्त में ले जाता है। माने जो लसिका होती है क्या काम करती है? पचे हुए भोजन को तथा अवशोषित की हुई वसा को छोटी आंत्र से रक्त में ले जाने का काम आपकी लसिका करती है। दूसरा काम है, यह अंतराकोशीय अवकाश से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले आता है। क्या? लसिका। लसिकाणु शरीर की संक्रमण से रक्षा करती है। वेरी मोस्ट जो यहाँ पर वो पॉइंट है वो आपका यही है कि लसिकाणु हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। यह क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। आपको पता हो हमारे शरीर में 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। अभी आपने सुना होगा किसी की प्लेटें घट गई, उसका मतलब जो प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं वो घट जाती हैं किसी किसी की। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें विटामिन C का सेवन करना पड़ता है। या जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समानता रखते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। इतनी फालतू की बात याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद करना है सम माने समान और वृत्ति माने कार्य। तो जीवों के वे अंग जो कार्य में समानता रखते हैं समवृत्ति अंग कहलाते हैं। अब कौन कौन से समवृत्ति अंग होते हैं वो देख लेते हैं। तितली के पंख, ध्यान रखना, तितली के पंख, तितली हुई आपकी, इसके पंख हो गए। पक्षी के पंख, तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग हैं। कैसे हैं? समवृत्ति अंग हैं। यही पूछा जाएगा डायरेक्ट। इसमें 2 प्रश्न आपके बनते हैं कम से कम कि समवृत्ति अंग, वृत्ति माने होता है कार्य माने आदत। तो ऐसे अंग जिनकी वृत्ति समान हो, जिनके कार्य समान हो, वो समवृत्ति। जब कार्य समान है तो रचना उत्पत्ति अलग होगी। अब बच्चों इस तरीके का प्रश्न आपको क्या मिलेगा? समजात अंग। समजात, ज माने जन्म, तो समजात अंग भी होते हैं जो उत्पत्ति माने जन्म और रचना में समान हो, वो समजात अंग हैं। तो उदाहरण हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें, समझ लें। आपने भाई टैकर का 5 जगत वर्गीकरण समझा ही होगा, नहीं समझा तो कक्षा 11वीं के सिलेबस में है आपका भाई टैकर का 5 जगत वर्गीकरण। भाई टैकर का 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 किंगडम। तो जो 4 किंगडम है आपके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया,
तो ये चारों जो किंगडम है बच्चों, यूकैरियोटिक जीवों के जगत है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि यूकैरियोटिक जीवों के जगत में कौन कौन से किंगडम आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया आते हैं। वर्गीकरण के जनक कौन कहे जाते हैं? कैरोलस लिनियस। यहाँ सही नहीं लिख पाए हैं हम, तो वर्गीकरण के जनक कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी? वाइटेकर ने दी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है द्विपद नाम पद्धति में, द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जो होता है वो वंश का होता है तथा दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। तो यहां पर आपको समझना है, जैसे कि आम है आपका, इसके 2 नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। और नींबू का नाम है एम्बालिका ऑफिसियलिस। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, उनसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है। मनुष्य का जो शरीर है, अपना जो शरीर है बच्चों, उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर होती है। ग्रंथि एक ऐसी रचना है जो अपने शरीर में कई प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करती है। तो ग्रंथियों का अपने शरीर में अति महत्वपूर्ण योगदान है शारीरिक कार्यों में। तो उन ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। लिवर को हम यकृत कहते हैं, गांव की भाषा में इसको हम जिगर कहते हैं। अब बच्चों यहाँ प्रश्न उठता है डायरेक्ट कि बड़ी ग्रंथि कौन है, छोटी ग्रंथि कौन है? समझ रहे बात? तो बच्चों इसको कैसे याद रखोगे कि बड़ी ग्रंथि लिवर है। अच्छा, लिवर को अपन लवर कहें, लवर मान लव मान प्रेम, तो प्रेम सबसे बड़ा होता है, प्रेम सबसे बड़ा होता है भाई साहब। प्रेम से कोई भी बस में हो सकता है। आप कैसे भी दुश्मन हो, आप दुश्मन हो, अपने दुश्मन को प्रेम से बस में कर सकता है। ठीक है, प्रेम बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। याद कर लो। मनुष्य में यूरिया का निर्माण आर्निथिन चक्र में अमोनिया से यकृत में होता है। समझिए बात। अपने शरीर में बच्चों प्रोटीन जो होता है, आप भोजन में जो दालें खाते हो, प्रोटीन पनीर खाते हो बच्चों, उससे क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया बहुत जहरीला होता है, तो जहरीले अमोनिया को बच्चों यकृत में यूरिया में तोड़ दिया जाता है। समझ रहे बात? ये हम आपको समझाना चाहते हैं बच्चों। अपने शरीर का जो यकृत है जहरीले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया बच्चों क्या है, फिर रुधिर के संग बहते बहते, ब्लड के साथ बहते बहते बच्चों किडनी में पहुंच जाता है। किडनी उस रक्त को साफ करती है, तो जो खराब पदार्थ है, यूरिया आदि पदार्थ है बच्चों, उसको फिर वो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है अपनी किडनी। ठीक है, तो रक्त को छानने का काम जो है कौन करता है? वृक्क करता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि रक्त छानने का काम कौन करता है? रक्त छानने का काम वृक्क करता है, किडनी करती है। किडनी की आकृति बच्चों सैम की बीज के समान होती है, ये संख्या में 2 होती हैं। अधिकतर लोगों को पथरी की समस्या होती है, तो बच्चों वो क्या है, ज़्यादा टमाटर का सेवन करते हैं। ठीक है, तो टमाटर का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि टमाटर में बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं। समझ रहे हैं आप बात? पथरी का सूत्र है कैल्शियम ऑक्सलेट, और टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। तो कैल्शियम से ऑक्सैलिक अम्ल क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है, हमारे पथरी का निर्माण कर देता है। तो टमाटर कम खाने चाहिए। तो बच्चों अपना जो लिवर है विषहरण का काम करता है, इसलिए शराबी विष रूपी शराब पीता रहता है तो लिवर खराब हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छी बात बताई हमने आपको कि बच्चों शराबी लोग होते हैं, दारू का सेवन करते हैं, एथिल अल्कोहल का सेवन करते हैं बच्चों, वो क्या है? विष है। तो विष रूपी शराब जब शराबी पीता है तो क्या लिवर खराब हो जाता है बच्चों, ये सत्य बात है। जो ज़्यादा दारू का सेवन करते हैं बच्चों, उनका लिवर 100% खराब होता है, फिर लास्ट में उन्हें मरना ही पड़ता है। तो दारू का सेवन कम किया करें, नहीं करो तो अच्छा है। जो नहीं मानते हैं तो वो दारू का सेवन कम कर दें। तो यहाँ पर ने बहुत सारे काम यहाँ पर सीखे।
अपना जो वृक्क है, किडनी है, जिसको हम गुर्दा के नाम से भी जानते हैं, वृक्क के 3 नाम हैं। इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वृक्क कहते हैं अपने हिंदी वो किताब में विज्ञान की हिंदी में, और गांव की भाषा में गुर्दा कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो अपना लिवर है, ये इंग्लिश में कहते हैं लिवर, हिंदी में यकृत कहते हैं, और बच्चों जिगर कहते हैं हिंदी में। जिगर अच्छा होना चाहिए, माने जिसका लिवर अच्छा है बच्चों, वो कुछ भी खा ले। कई लोग जहर खा लेते हैं तो बच जाते हैं क्योंकि उनका लिवर मजबूत होता है। अब प्रश्न है जैविक आवर्धन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है। तो जैविक आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन बच्चों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य जाल के भीतर जीवों में लगातार जैव संचयी विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बनी रहती है। कुछ विषैले पदार्थ मछली, जानवरों और मनुष्यों के शरीर और ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को अक्सर जैविक संचय या जैव संचय कहा जाता है। तो पूरी कहानी क्या है समझो बच्चों। आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, या कई रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, वो पानी में मिल जाते हैं। डीडीटी पौधों में चला जाता है, डीडीटी पौधों को आप खा लेते हैं। नहरों में चला जाता है डीडीटी, मच्छर मारने वाली दवा होती है डीडीटी। मछलियों में पहुंच जाता है, मछलियां आदमी खा लेते हैं, डीडीटी आपके अंदर पहुंच जाता है। डीडीटी बच्चों एक ऐसा पदार्थ है बच्चों कि बच्चों वो समाप्त नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। माने एक जीव के ऐसे उदाहरण दें आपको हम बच्चों, ऐसे जो गिद्ध हैं, अब गिद्ध बहुत कम देखते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछना, पुराने ज़माने में बहुत संख्या में गिद्ध आपको देखने को मिल जाते थे। गिद्ध एक बहुत बड़ा विशाल पक्षी होता है। तो जानवरों को दर्द हुआ तो डॉक्टर ने जानवरों को बचाने के लिए दवाई दी, डाइक्लोफेनाक। तो डाइक्लोफेनाक दवाई दी, जब भी वो जानवर मर गया, भैंस मर गई। अब भैंस मर गई, भैंस फेंके आए, अब उसका मांस खाने के लिए गिद्ध पक्षी आएगा, तो उस मांस के साथ जो दवाई है उस गिद्ध में भी चली गई, और गिद्ध का हो गया लिवर फेल, हार्ट फेल, किडनी फेल। तो लिवर वो इस कारण वो बच्चों गिद्ध पक्षी अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। तो फिर सरकार को पता चलो, सरकार ने डाइक्लोफेनाक जो दवाई होती है दर्द वाली, उस पर बैन लगा दी, जो जानवरों की दवाई होती है। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, डीडीटी होते हैं, वो किसी जीव के शरीर में पहुंच जाते हैं, उसको हम जैविक आवर्धन कहते हैं। माने जीवों में पहुंच जाते हैं तो जैविक आवर्धन कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे, सिंपल सी बात है। जैव संचय कहते हैं, जब संचय कहते हैं। देखो खाद्य श्रृंखला हजारों होती हैं, आप कहोगे सर इस खाद्य श्रृंखला से कैसे काम चलेगा, तो आप अपने हिसाब से खाद्य श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लिखा होगा घास। घास को कौन खाता है, कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं घास को, खरगोश भी खाता है घास को। सोच सकते हैं अपने हिसाब से, घास को खाता है कीट, और कीटों को खाता है मेढक। मेढक को खा लेता है सांप, और सांप को खा लेता है बाज। अब सांप को बाज खाता है नहीं खाता है, तो सांप को मोर तो खाता है, मोर भी पक्षी है, मोर भी पक्षी है, तो यहाँ मोर पक्षी लिखा हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। घास को खाता है खरगोश। खरगोश को खाता है कौन, कुत्ता। कुत्ता मर जाता, कुत्ते को फिर खाते हैं कौन, अपघटक। माने जो बाद में खाने वाले होते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं। तो इस चारागाह खाद्य श्रृंखला में घास एक उत्पादक है। कीड़े जो हैं शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। देखो घास को जो खाते हैं तो यहाँ से उपभोक्ता शुरू हो जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। यहाँ अपघटक होते हैं। उपभोक्ता 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लास्ट में अपघटक होते हैं। माने इन जो मर जाते हैं तीनों, तो इनको खाने का काम अपघटक करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। अपने मस्तिष्क में बच्चों कार्पस कैलोसम नाम की एक रचना होती है। अपने मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम नाम की एक रचना होती है। तो यह मस्तिष्क के मध्य में लाखों तंतुओं का एक संग्रह है। जो कार्पस कैलोसम है ये कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। किससे बनी होती है कार्पस कैलोसम, लाखों तंतुओं से बनी होती हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का कार्य क्या है बच्चों,
मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़ना है। जो प्रमुख काम है बच्चों कार्पस कैलोसम का, क्या काम है? मस्तिष्क के दाएं बाएं हिस्सों को जोड़ना है ताकि दोनों पक्षों या गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति मिल सके। कार्पस कैलोसम मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों से संकेतों का समन्वय करता है। तो संकेतों का समन्वय कौन करता है? कार्पस कैलोसम। सोचने में मदद करता है कार्पस कैलोसम। तो बच्चों मस्तिष्क के कार्य आप अच्छे से याद कर लें, हर साल प्रश्न मस्तिष्क पर पूछा जाता है। संतुलन का काम कौन करता है? सेरिब्रम। संतुलन का काम कौन करता है? सेरिब्रम। सोचने समझने और भूख का एहसास किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। तो एक मस्तिष्क के काम आप देख लें, अगले वीडियो में आपको सभी मस्तिष्क के काम आपको सिखा देंगे, बता देंगे, याद करा देंगे ट्रिक से। संतुलन का काम शायद है सेरिब्रम करता है, यानी सेरिब्रम अनुमस्तिष्क करता है संतुलन का काम। ये मुझे कन्फर्म नहीं है, आप इसको क्लियर कर लें। छोटी आंत में बनने वाले रस को ही कहते हैं आंतरीय रस। तो आंतरीय रस की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरीय रस की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। आंतों का रस, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है, आंतों के रस को क्या और कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। यह हल्का पीला पानी जैसा स्राव होता है जिसमें हार्मोन, पाचक एंजाइम, बलगम और निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। यह छोटी आंत से स्रावित होता है। प्रोटीन, तो यही याद करना, आपको इतना याद करना कि यह छोटी आंत से स्रावित होता है। तो छोटी आंत से स्रावित रस को कहते हैं आंतरीय रस। क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? हार्मोन, पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। प्रिय छात्रों, लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, तो आप लिवर अच्छे से समझें। यदि आप हमसे समझना चाहते हैं तो आप हमारा अगला वीडियो देखते जाएं। हमेशा इससे प्रश्न बनता है। तो बच्चों, आपके शरीर में जो लिवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप सभी जानते हैं, परिचित हैं इससे। तो बच्चों, आपके शरीर में बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लगता है, और बिलिरुबिन जो है आपका पीले रंग का द्रव है। बिलिरुबिन एक नारंगी पीला रंग द्रव है जो आपके शरीर में टूटने वाली लाल कोशिकाओं के सामान्य भाग के रूप में होता है। आमतौर पर आपका लिवर ठीक से आपके रक्त से बिलिरुबिन ले लेता है ताकि इसे आपके शरीर से बाहर निकाला जा सके। यदि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके रक्त में बिलिरुबिन का स्तर अधिक हो जाता है। ठीक है, तो समझे पूरी बात क्या है, पूरी कहानी क्या है। आपके शरीर में बिलिरुबिन बन रहा है ज़्यादा। क्यों बन रहा है? आरबीसी कोशिकाएं ज़्यादा मर रही हैं। अब बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है तो बच्चों क्या है, आपके शरीर से जो है बच्चों लिवर जो है इसको ले लेता है। अब लिवर हो गया खराब, तो आपके रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और आप पीले दिखने लगेंगे, पीलिया हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको पता पहले से ही है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपके खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिवर ठीक होने वाली दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो ये छोटी सी बात देखिए, लेकिन समझाते आपको अच्छे तरीके से, तो आपको ये छोटी सी बात ही लगती है। तो आपको हमारे सभी वीडियो जरूर देखना है। दिखाया है कि माल्टोज मीठे स्वाद वाली शर्करा है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है। 3 प्रकार की शर्कराएं होती हैं, 3 प्रकार की शक्कर होती हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो डाइसैकेराइड है, डाई माने होता है 2, तो जो स्टार्च के 2 ग्लूकोज इकाइयों के टूटने से बनती है। माने डाइसैकेराइड शर्करा जो बच्चों 2 ग्लूकोज इकाइयों से बनी होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नतीजतन रोटी चबाते समय लार का टाइलिन, लार अपनी जो लार है बच्चों, लार में बच्चों टाइलिन एंजाइम होता है। जब रोटी का टुकड़ा आप चबाते हैं, कभी आप इसको करना बच्चों, एक रोटी का टुकड़ा लेना, उसको चबाते जाना, तो आपके लार में बच्चों एक एंजाइम होता है टाइलिन, वो स्टार्च को मालेटोस में बदल देती है और रोटी का टुकड़ा चबाते ऑटोमेटिक ऐसा लगने लगेगा मुंह में शक्कर कहाँ से आ गई। तो
प्रश्न डायरेक्ट आता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलती है टाइलिन। टाइलिन कहाँ मिलता है? लार में मिलता है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आपको शुगर ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक। बच्चों, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाली बीमारी। समझिए बच्चों, जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है। तो बच्चों, मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर को भी बच्चों इसने काटा था, प्लाज्मोडियम ने। बहुत अच्छी बात बता रहा है आपको कि मलेरिया जो है बच्चों एक प्लाज्मोडियम परजीवी से हो जाता है। अब यह परजीवी जो है माने प्लाज्मोडियम जो है संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। माने जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये आपके मोहल्ले गली में उड़ रही है, इसको बच्चों ये प्लाज्मोडियम काट लेता है, तो प्लाज्मोडियम चला गया मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। अब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर यदि आपको काट ले, किसी को काट ले, तो उसको मलेरिया हो जाएगा। वैसे तो आपको हजारों लाखों मच्छर डेली ही काटते रखते हैं, क्या आपको मलेरिया होगा? नहीं होगा। आपको मलेरिया तब ही होगा तब ऐसा कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जिसको इसने काटा हो। इसी प्रकार बच्चों रेबीज भी होता है। जैसे कि प्रिय छात्रों समझो, इसी प्रकार मनुष्यों में रेबीज होता है। तो बच्चों, जो रेबीज होता है मनुष्यों में, एक संक्रमित गिलहरी और संक्रमित कुत्ता के काटने से होता है। अब ये संक्रमित का मतलब क्या है बच्चों? जो रेबीज वायरस है इसके शरीर में किसी प्रकार से चला जाए, या कुत्ते में चला जाए ये रेबीज वायरस, तो अब एक कुत्ता जो है ये संक्रमित हो गया रेबीज वायरस से। अब एक गिलहरी है, कुत्ता है, बंदर है, सियार गांव में लड़ैया बोलते हैं, तो ये अब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को रेबीज हो जाता है, और रेबीज का आज तक कोई इलाज नहीं है। रेबीज होने वाले व्यक्ति को बच्चों बहुत दर्द होता है, पानी पीने से डरता है, इसको हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। आप पानी उसके पास लाओगे तो पानी से दूर भाग जाएगा ये व्यक्ति, तो किसी को रेबीज ना हो, बहुत खतरनाक बीमारी है। कभी कोई कुत्ता काट ले, चाहे कुत्ता स्वस्थ हो कैसा भी हो, आपको रेबीज के टीके लगवाना चाहिए। तो बच्चों, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओगे, आपसे कोई फालतू बात नहीं की जाती। आपने कहा कि कुत्ते ने काट लिया है, ना वो देखते हैं कहाँ काटा, कैसा काटा, बस सीधे आपको इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करने के बाद। तो जब कभी कोई कुत्ता काटे, गिलहरी काटे, कोई भी बिल्ली काटे, तो आपको रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, फाइलेरिया बीमारी भी बहुत खतरनाक है। इसमें बच्चों फाइलेरिया बीमारी में क्या है, इसको हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं। शायद आपने देखे होंगे किसी व्यक्ति के जो पाँव हैं हाथी जैसे हो जाते हैं। तो बच्चों वह व्यक्ति कभी स्वस्थ करता होगा, उसको बच्चों एक मच्छर ने काट लिया, उस मच्छर में क्या फाइलेरिया नामक जो है ये वायरस आ गया। अब पता नहीं क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया, अगली वीडियो में बताएंगे। तो फाइलेरिया ने बच्चों उसको काट लिया, एक कीटाणु बोल सकते हैं अपन। तो फाइलेरिया सूक्ष्म जीव ने उसको काट लिया, किसको? उस मच्छर को। अब वो मच्छर है जो बच्चों किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो बच्चों उसको भी ये रोग हो जाता है फाइलेरिया। अब मच्छर का तो कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन बच्चों जो एक छोटा सा मच्छर इतनी भयानक बीमारी दे सकता है बच्चों, उस व्यक्ति का पाँव जो है हाथी पाँव हो जाता है। तो बच्चों, मच्छरों से बचने के हमें उपाय करना चाहिए, मच्छर काट ना पाएँ इसका उपाय करना चाहिए हमको। और ध्यान दें आप बच्चों, अब ये जो फाइलेरिया बीमारी है, अब किसी गाँव में फाइलेरिया का कोई मरीज नहीं है तो वहाँ संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन समझो बात, किसी गली मोहल्ले में ऐसा कोई बालक है, व्यक्ति है जिसको हाथी पाँव की बीमारी है, तो उस मोहल्ले में जो अन्य लोग रह रहे हैं उनको समस्या है। अब वह विशेष मच्छर जो है बच्चों इस व्यक्ति को काट लेगा, तो इस व्यक्ति के जो फाइलेरिया है उस मच्छर में चले जाएंगे, और मच्छर घूमते घूमते किसी स्वस्थ व्यक्ति के घर में घुस जाए मच्छर और उस व्यक्ति को काट ले, तो उस व्यक्ति को भी फाइलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो जिस गांव मोहल्ले में ये व्यक्ति रहता है, तो ये व्यक्ति कोशिश करे कि इसको मच्छर न काटना, क्योंकि ये मच्छर, अब देखो कोई व्यक्ति किसी कुछ बीमारी हो जाए तो इसकी क्या कसूर था? किसी समय बच्चों एक बालक भी ये भी स्वस्थ होगा, वो करता हो, इसका क्या कसूर है इसमें? तो ये व्यक्ति यह कोशिश करे कि इसको मच्छर ना काट पाए। जब मच्छर इसको नहीं काट पाएंगे तो जो मच्छर दूसरा वो किसी को भी काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है जब कोई अच्छा मच्छर इसको काट ले, और अच्छा मच्छर इसको काटेगा तो इसके जो फाइलेरिया उस मच्छर में चले जाएंगे, वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है।
तो आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही है। आप हमारे कुछ ही वीडियो देखें और आप देखेंगे आप बायोलॉजी में टॉप जरूर करेंगे, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें।